बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके सामने दोबारा रख दूँ कि हमारी वीडियोस, हमारे चैनल्स, बहुत सारे जो लोग इख्तलाफी आवाज़ें हैं या वो सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, उनको फायर वॉल का सामना है। कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ पाकिस्तान के बाहर है, और ये लंबे अरसे से हो रहा है और अब इसके अंदर बड़ी शिद्दत आ गई है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक VPN इंस्टॉल नहीं किए तो बहुत सारे VPN अवेलेबल हैं, जो फ्री VPNs आपको मिल जाते हैं बगैर किसी पैसे के। आप सिर्फ ऐप स्टोर के अंदर जाएं और फ्री VPN लिखें, आपको बहुत सारे खुलकर सामने आ जाएंगे। आप किसी एक को डाउनलोड कर लें और जब भी कभी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हों या वीलॉग देखना चाह रहे हों तो आप VPN को ऑन करें ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें। दूसरा तरीका यह है कि सर्फिंग बहुत देर तक होती है, बहुत देर तक सर्चिंग होती रहती है हमारी जब वीडियोज़ आती हैं, तो उसमें आप थोड़ा वेट कर लें, तब भी ये वीडियो चल सकती है। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप वीडियो देखना चाहें आप VPN ऑन कर लें, वीडियो देख लें, उसके बाद बेशक आप VPN ऑफ कर लें। इस तरह आपको हमारी वीडियो देखने में आसानी के साथ मिल जाएगी। और जो एक कबाहत है, ये फायरवॉल, एक्चुअली ये बहुत सारे टेक्निकल तरीके हैं। ये फायरवॉल तो नाम से मशहूर है, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। मैंने इसको स्टडी किया है और इसका तोड़ निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इसका अभी तक का अवेलेबल सबसे अच्छा सोर्स और तरीका है वो VPN का इस्तेमाल है। आप VPN डाउनलोड करें और आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। नादरीन, अब जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान का भारत के खिलाफ, एयरफोर्स को उसमें बड़ी कामयाबी मिली। उस ऑपरेशन में मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की टीम जो है वो सारी कामयाबी का सेहरा नवाज शरीफ के खाते में डाल रही है। वो कहते हैं जी ये सेहरा नवाज शरीफ के सर पे हमने बांधना है, जबकि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो साथी हैं वो यही ऑपरेशन और इसका जो डिज़ाइन और इसका जो मंसूबा है वो हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल रहे हैं। देखें दोनों क्या कह रहे हैं, पहले ज़रा ये आप देख लें। शहबाज शरीफ साहब का पहले स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जिस तरीके से हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस जंग की प्लानिंग की है, मैं इसका ज़ाती तौर पर गवाह हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी शाबाश दी हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, और उनका ये क्लेम है कि ये आर्मी चीफ ने किया, जो ऑपरेशन किया उसकी प्लानिंग की है। जबकि मरियम नवाज़ की जो टीम है वो बार बार ये कहते हैं कि जो बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ है पाक फौज ने जो किया है, ये ऑपरेशन जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया और वो उनके खाते में डाल देते हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले हमारी सदर पाकिस्तान जो साबिक हैं आरिफ अलवी साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जब जंग वाले हालात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये बात डिस्कस हुई थी, और उस वक्त के जो जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ थे उन्होंने ये बात, चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि फिर आर्मी चीफ की रेलिवेंस से ज़्यादा जो रेलिवेंस है वो चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ की हो जाती है, क्योंकि वो तमाम फोर्सेस के हेड हैं, चाहे वो बहरी फोर्सेस हैं, चाहे वो बरी फोर्सेस हैं, चाहे वो फ़ज़ाइया है, तो वो तमाम के हेड हैं। लिहाजा उनकी जो है तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में शरीफ ख़ानदान को आपस में पहले तय कर लेना चाहिए कि भारत को एक्चुअली शिकस्त किसने दी है, और ये जो पगड़ी है उन्होंने नवाज शरीफ के सर पे रखनी है या आसिम मुनीर साहब के सर के ऊपर ये पग रखनी है। एक ग्रुप कोशिश कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब को फ़ायदा हो, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो कोशिश कर रहा है कि नवाज शरीफ की सियासत का जो मुर्दा घोड़ा है उसके अंदर जान डाली जा सके, ये वाला क्रेडिट दे कर। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बात और कही है, पहले ज़रा वो बात मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ये पसरूर में गए थे शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब साथ खड़े हुए थे और शहबाज शरीफ साहब उनको हाथ लगा लगा कि उन्होंने बार बार कहा कि मुझे इन पे फ़ख्र है, इन्होंने बड़ा काम किया है, जंग में इन्होंने बहुत प्लानिंग की है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ, मैं इनसे राब्ते में रहा हूँ, तो ये कामयाबी का सेहरा इनके सर जाता है, पूरे पाकिस्तान को इन पर फ़ख्र होना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की, आर्मी चीफ ने उनका बहुत शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हो गया कि ये शहबाज शरीफ साहब कैसे ये बात कह सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। इस जंग में, यानी बदला ले लिया इस जंग में, ये जो अब हुई है लड़ाई, इसमें पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला भारत से ले लिया है और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है और दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त तो दूर इसका बाल भी बिका नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट पसरूर में फौज के अफसरान और जो जवान हैं उनसे खिताब किया आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर। अब ज़रा आप इसमें यह देखें कि क्या वाकई आपने 1971 का बदला ले लिया है। 1971 में एक फुल फ्लैज जंग हुई थी।
جبکہ یہ ایک فل فلیج جنگ نہیں تھی، لیکن ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ موجود تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فل فلیج جنگ میں بدل جاتی خدا نہ خواستہ۔ لیکن یہاں ایک تگڑی لڑائی ہوئی ہے جس میں پاکستان ایئر فورس کو اللہ رب العزت نے کامیابی دی ہے۔ 1971 کی لڑائی میں ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا تھا۔ بھارت سے بدلہ تب ہوگا جب بھارت کا آدھا ملک ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر آپ 1971 کا بدلہ لینے جا رہے ہیں بھارت سے، تو آپ بتائیے کہ آپ نے بھارت کی سرزمین کا کون سا انچ حاصل کیا یا بھارت سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ ایگزیکٹلی تمام فورسز انہی جگہوں پہ کھڑی ہیں جہاں پہلے کھڑی تھی۔ دیکھیں، میں 71 سے موازنہ کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ کہے کہ میں اس جنگ کو برا کہہ رہا ہوں، یہ کوئی شرارت نہ کرے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ میں پاکستان کامیاب نہیں ہوا۔ نہیں، یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، لیکن اس کا موازنہ ایک غلط چیز سے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور وہ ہے 1971۔ 1971 کے اندر آپ کو یاد نہیں ہے پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا، مشرقی پاکستان پورا کا پورا الگ ہو گیا تھا۔ تو آج بھارت کا کون سا ٹکڑا کٹ کے الگ ہوا؟ کیا ساؤتھ انڈیا الگ ہو گیا؟ وہ جو چکن سنیک ہے کہ آج وہ کٹ چکی ہے؟ انڈیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا کشمیر فتح ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا بھارت کے نقشے کے اندر کوئی 1 انچ کی تبدیلی آئی؟ پاکستان کے نقشے میں بھی نہیں آئی، لیکن بھارت کے نقشے میں کوئی 1 انچ کی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی۔ پاکستان کا تو نقشہ بدل گیا تھا نا 1971 میں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نے بونگی ماری ہے، اور یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، آپ اس کا مذاق نہ بنائیں۔ 1971 کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے 90,000 سے زائد فوجی جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے تھے 1971 میں۔ آپ بتائیں آپ نے کتنے ہزار قیدی آج کے دن میں بھارت کے قیدی بنائے ہیں؟ خبر تو ایک دی تھی، اور وزیر دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ درجنوں بھارتی قیدی جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، بھارتی فوجیوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے۔ لیکن بعد میں پھر خواجہ آصف صاحب مکر گئے، اور فوج نے بھی بتایا کہ جی ہم نے کوئی قیدی نہیں بنائے۔ تو اکا دکا واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن کوئی اتنے درجنوں کی تعداد میں کوئی قیدی بنائے نہیں ہم نے۔ تو یہ جو 90,000 قیدی پاکستانی فوج کے بن گئے تھے 1971 میں، یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا سرنڈر تھا، اور اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو یہ حقائق اور تاریخ کو آپ مسخ نہ کریں صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے، یا اپنی جے جے کار کے لیے، یا اپنی بلے بلے کروانے کے لیے۔ یہ زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی زیادتی کی تھی پاکستان کے ساتھ، اور اس وقت ایک جعلی حکومت پاکستان میں بنائی گئی تھی۔ ویسے تو آج بھی پاکستان میں ایک جعلی حکومت ہی ہے، پاکستان میں تو جعلی حکومت بنانے کا سلسلہ ہمیشہ سے ہی جاری ہے، اور آج بھی وہی چل رہا ہے۔ بہرحال 1971 کے ساتھ موازنہ کر کے شہباز شریف صاحب نے زیادتی کی۔ یعنی شریف خاندان اتنا بکھلایا ہوا ہے موجودہ حالات میں، یا اتنے پریشان ہے، عوام کے اندر ان کی اتنی درگت بن چکی ہے کہ اب وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز ملے ہم اپنے کھاتے ڈال لیں۔ یعنی مریم نواز اور ان کی پوری ٹیم، وہ جو لوگ ہیں درباری، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہے جس آدمی نے اس جنگ کو پورے کو ڈیزائن کیا، اس نے جنگ کے نقشے بنائے، اس نے جنگ کی پلاننگ کی، اور اس نے پاکستان کو فتح دلائی۔ حالانکہ نواز شریف وہ شخص ہے جو ابھی تک نریندر مودی کا نام لینے سے ڈرتا ہے۔ نواز شریف وہ شخص ہے جو ابھی تک نریندر مودی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولنے سے کترا رہا ہے۔ نواز شریف وہ شخص ہے جس نے RSS کی آئیڈیالوجی یا بھارت کو براہ راست چیلنج کرنے کی بجائے انتظار کیا کہ جنگ ختم کب ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جو نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق میں سٹیٹمنٹ دے دوں گا۔ یعنی ہم سارے تو بول رہے تھے، عمران خان بھی بول رہا تھا، کیونکہ ہم سب کو یقین تھا اس بات پہ کہ کچھ بھی ہوگا ہم نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہار جیت تو لڑائی کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کھڑے یہاں پہ ہونا پڑے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب خاموش تھے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جس طرح کا نتیجہ آئے گا نا اس طرح کا سٹیٹمنٹ میں دوں گا۔ تو میاں صاحب خاموش رہے، بولے ہی نہیں۔ اب ان کے کھاتے چیزیں ڈال رہی، گھبرایا ہوا ہے شریف خاندان، پاپولیرٹی نہیں ہے نا، پبلک ایکسیپٹ کر نہیں رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا لمبا چل لیں گے؟ یعنی کب تک کسی کی گود میں بیٹھیں گے؟ جس کی گود میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تھک جاتا ہے۔ کب تک آپ جوتے پالش کر لیں گے؟ جوتے کو حد سے زیادہ پالش کریں تو جوتا خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی کبھی 1971 کے ساتھ ملا دیا اس کو، ایک فیملی آدھی کہہ رہی ہے جی نہیں یہ عاصم منیر صاحب نے کیا، آدھی فیملی کہہ رہی ہے نہیں یہ نواز شریف نے کیا۔ آپس میں ڈال کے فیصلہ کر لو کس نے کیا ہے۔ بلکہ ایک اور بونگی، یہ دیکھیں مریم نواز نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، یہ سٹیٹمنٹ آپ کو مزید حیران کر دے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ نے دیا، اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جناب یہ جو JF-17 تھنڈر ہے یہ نواز شریف نے بنایا تھا۔ نواز شریف ایروناٹیکل انجینئر ہے، نواز شریف نے بنایا تھا۔ یعنی نواز شریف نے یہ جہاز بنایا تھا، اور اسی جہاز نے رافیل طیارے کو گرایا۔ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔
तमाम अखबारात में, तमाम जो वॉर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ये बात बार बार लिखी जा चुकी है। इनकी तवज्जो ही नहीं है ना। इंडिया का राफेल गिरा है, लगता है इंडिया के साथ साथ इनका भी दिमाग खराब हो गया। भाई राफेल गिरा है, हर जगह पे ये लिखा है, हर जगह पे ये बताया गया है कि उसको गिराया है J-10C ने। ये चाइना का बनाया हुआ जहाज है, बड़ा शानदार जहाज है। JF-17 थंडर हमने चाइना के साथ मिलकर बनाया, वो भी बहुत अच्छा जहाज है। लेकिन राफेल को इस लड़ाई में जो गिराया और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, जिसके ऊपर चाइना दिन रात भंगड़े डाल रहा है और चाइना से एक के बाद एक मीम बन के आ रही है। चाइनीज इसको जितना एंजॉय कर रहे हैं उतना तो कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा है इस लड़ाई को। शायद पाकिस्तानियों से ज्यादा उन्होंने मीम्स बना दी हैं और भारतीयों के सीने पे मूंग दल रहे हैं, ये चाइनीज कर रहे हैं। बहरहाल मरियम नवाज ने कह दिया तो कह दिया जी, वो तो कुछ भी कह सकती हैं और उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। मरियम नवाज ने कहा जी JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया था और JF-17 थंडर ने राफेल को गिरा दिया। और ये राफेल वो तैयारा है जो कोई भी नहीं गिरा सकता था। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि कोई भी नहीं गिरा सकता था, दुनिया का हर तैयारा गिर सकता है। हाँ ये जरूर है कि इससे पहले ये तैयारा कहीं तबाह नहीं हुआ था या पहले गिरा नहीं था, क्योंकि इससे पहले इसने कोई बड़ी जंगें लड़ी नहीं थी। लेकिन राफेल नेटो का तैयारा है, तगड़ा तैयारा है, ये हम आपको बार बार बताते रहे हैं और एक अच्छा तैयारा है। लेकिन उसके मुकाबले का J-10C एक चाइना का तैयारा है जिसने राफेल को गिराया है बियॉन्ड विजुअल रेंज। बहुत दूर उसको BBM टेक्नोलॉजी से PL-15 मिसाइल से मारा और उसको गिराया है। जबकि HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने भी इसमें काम किया है। अब मामला यह है कि JF-17 थंडर तो डाल दिया नवाज शरीफ के खाते में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंजीनियर हैं, उन्होंने ये बनाया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तैयारा कैसे बना, क्या हुआ, ये सारी कहानी जो है ये तब शुरू हुई जब पाकिस्तान को अमेरिका से प्रॉब्लम पेश आ गई। पाकिस्तान F-16 के पुर्जे लेना चाहता था और अमेरिका उसके अंदर जो है वो रुकावट डाल रहा था, तो पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती गई। फिर पाकिस्तान ने चाइना से रब्ता किया। परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत तेजी से इस पर काम हुआ और मैंने खुद जाकर कामरा में वो जगह देखी जहां पे JF-17 थंडर बन रहे थे और कमाल प्रोडक्शन वहां पे हो रही थी। चाइनीज भी मौजूद थे, पाकिस्तानी भी मौजूद थे, तो मैंने वहां पे इसकी प्रोडक्शन होते हुए देखी। फिर जब शुरू में इसको उड़ाया गया तब भी मैं वहां गया था। ये जो शुरू में उड़ाया गया तब भी शायद गालिबन पीपल्स पार्टी का दौर था, उसके बाद फिर PMLN का दौर आया, तो PTI के दौर में पहली मरतबा इसको इस्तेमाल किया था और इसके जरिए से तैयारे गिराए गए थे भारत के। ये JF-17 थंडर ने 2019 में गिराए थे। उस वक्त जब इंडिया ने फैसला किया कि वो राफेल तैयारे लेने जाएगा, तब इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे राफेल की टक्कर का तैयारा लेने का फैसला किया। इमरान खान साहब मगरिब के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते थे और चाइना के साथ हमें चलना पड़ना था। तो चाइना के पास J-10C नाम का एक तैयारा था जो बड़ा शानदार तैयारा था और ये राफेल की टक्कर का तैयारा था। इमरान खान साहब ने चाइना से बात की, उनके साथ दिफाई मुआहदा किया और ये तैयारे 10 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान लेकर आए। जब नरेंद्र मोदी राफेल इंडिया में पहुंचा रहा था, उस वक्त इमरान खान J-10C पाकिस्तान में पहुंचा रहा था। इमरान खान साहब की इस तैयारे में बैठे हुए एक फोटो भी है और इमरान खान साहब ने चाइना का शुक्रिया भी अदा किया था कि 10 महीने के कम तरीन वक्त में आपने हमें ये तैयारे फराहम किए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये हर चीज नवाज शरीफ के खाते में डालना चाहते हैं, लगता है बावले हो गए हैं और इनका बस नहीं चल रहा कि हर चीज ही नवाज शरीफ साहब के खाते में डाल के नवाज शरीफ साहब को महात्मा साबित कर दें। लेकिन ये होना नहीं है, क्योंकि यहां पे आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड हो जाती है और हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। इमरान खान साहब की एक एक खबर वहां पे मौजूद है। आपने इमरान खान को जेल में जरूर डाला हुआ है, वो दिखाई भी नहीं देता, वो सुनाई भी नहीं देता, आप उसकी आवाज भी नहीं सुन सकते, आपको उसे देखे हुए भी तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद वही इमरान खान इतना ज्यादा रिकॉर्ड के ऊपर रहा और उसकी खबरें इतनी ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में है कि आप गूगल करके कोई भी चीज निकाल लें तो J-10C इमरान खान साहब लाए थे जिसने राफेल को गिराया है। तो ये एक और झूठ इनका पकड़ा गया। नाज़रीन, जो कांग्रेस है उसने नरेंद्र मोदी को तकरीबन पागल कर दिया। वो ताने मार मार के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो कह रहे जी पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके। वो सवालात भी बहुत अजीब अजीब पूछ रहे हैं। चंद सवालात मैं आपके सामने रखता हूं, आप ये देखें। वो कह रहे जी पाकिस्तान के हाथों जंग में जिल्लत में शिकस्त और फिर जंग बंदी के लिए अमेरिका से जो राब्ता किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। अब इस पे उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से और बुछाड़ की गई है सवालात की। पूछा गया कि पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके, यह भी पूछा गया कि ट्रंप ने जंग बंदी क्यों करवाई और कांग्रेस ने वजीर आजम से पाक भारत कशीदगी पर भी जवाब तलब कर लिया। और दूसरी जानिब भारत के दिफाई माहिर
सुशांत सिंह ने मोदी के अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका करार दिया। अब वो ये कह रहे हैं, बुज़दिली के ताने दिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और करप्शन के इल्जामात भी नरेंद्र मोदी पे लग रहे हैं कि जो राफेल की डील है इसके अंदर करप्शन है। इससे पहले आपको याद है ना, कंप्रोमाइज्ड भी करार दिया जा रहा है मोदी को। लेकिन आपको याद है, पहले मैंने आपको खबर दी थी, ये 2019 का एक मैं निकाल कर लाया था क्लिप, जो मैंने आपको सुनवाया था अपने पिछले वीलॉग में। ये आप जरा एक दफा फिर सुने कि राहुल गांधी क्या कह रहा था। प्राइम मिनिस्टर has helped steal 30,000 crores from the defense forces. आपने देखा कि राहुल गांधी क्या कह रहा है। राहुल गांधी कह रहा है कि मेरी बात गौर से सुनो और मेरी बात को तवज्जो से सुनो। जो इंडिया का वजीर आजम है, उस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी था, इसने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ चोरी करके डिफेंस फोर्सेस का अनिल अंबानी को दिया है। चोरी करके डिफेंस फोर्सेस के पैसे में से चोरी करके 3,000 करोड़, ये राफेल वाली डील के बारे में बात कर रहे हैं, कि अनिल अंबानी को दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये उस वक्त इल्जाम लगाया था राहुल गांधी ने, और अब यह मामला बहुत ज्यादा उठ गया है। पाकिस्तान में एपीसी क्यों नहीं हो सकी, इसके बारे में जुनैद सलीम साहब ने एक इंकशाफ किया, मैं आपके सामने रखता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुनैद सलीम साहब, और बहुत कम खबर निकाल के लाते हैं, लेकिन जब भी निकाल कर लाते हैं ना, बड़ी खबर निकाल के लाते हैं और पक्की खबर निकाल के लाते हैं। अब वो खबर निकाल के लाएंगे, पुराने जर्नलिस्ट हैं ना, तो वो पक्का काम करके आते हैं। उन्होंने जो खबर दी है, खबर के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ ने नहीं होने दी। यानी पाकिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, पीटीआई कह रही थी करवा लो, बाकी जमातें भी कह रही थी करवा लो, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। और आपको याद है, जब जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ था, जब पूरी की पूरी एक ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया था, अभी हाल ही की बात है, आपको याद होगा, इतना खौफनाक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दहशतगर्दी के हमलों में से एक हमला था। यानी जैसा कि एपीएस का हमला हुआ, जैसा कि जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ, ये उस नौयत का एक बड़ा हमला था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली दहशतगर्दों ने। अब इस पे भी एपीसी आनी थी, वो भी नहीं होने दी गई, वो भी होने नहीं दी गई। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एपीसी रोकी। जुनैद सलीम साहब इंकशाफ करते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि ये पूरा मेला मुझे जलील करवाने के लिए सजाया जा रहा है। कि यानी ये जो एपीसी बुलवाई जा रही है ना, अब बुलवाई तो जा रही थी पाकिस्तान के लिए, बुलवाई तो जा रही थी पाकिस्तान के इकट्ठ के लिए, कौमी यकजहती के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब आजकल ऐसी एहसास कमतरी में है कि उन्हें लगा कि ये पूरा का पूरा मेला मुझे जलील करवाने के लिए सजाया जा रहा है। इस मीटिंग का निशाना मैं हूंगा, मुझे गारंटी दी जाए पहले कि इस मीटिंग के दौरान मुझ पर एक जुमला भी नहीं कसा जाएगा। ये जनाब जुनैद सलीम साहब ने कहा, और उनकी ये खबर है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ नवाज शरीफ ने कैंसिल करवाई थी। उसका रीजन ये था कि वो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब की बहुत मट्टी पलीत होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मोदी का नाम ही नहीं लेते। लोगों ने कहना था नाम क्यों नहीं लेते, लोगों ने कहना था इसी मोदी को मियां साहब अपने घर में आप क्यों लेकर आए थे, लोगों ने कहना था कि मियां साहब आपने ही तो पींगे बढ़ाई हैं प्यार की, कभी आप साड़ियां भेजते हैं, कभी आप आम भेजते हैं, कभी आप कुछ और मंगाते हैं उनसे, कभी वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, कभी वो आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आप और आपकी बेटी रज के लगा रहे हैं। तो ये आपने सलाह दिया कौम को। बहरहाल मियां साहब को आइडिया था कि बड़ी बेइज्जती होगी, तो मियां साहब ने ये होने ही नहीं दिया। अब नाज़रीन, कुछ लोग इस वक्त दावे कर रहे हैं, और ये दावे इस्लामाबाद से आ रहे हैं। मैं ज़रा आपको क्लियर करके बता दूं कि दावे हैं क्या। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच में कुछ तब्दीली आई है इस जंग के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद पहली मरतबा उन्हें लगा कि अवाम उनके साथ खड़ी है, और उन्हें पहली मरतबा लगा कि अवाम ने उनका साथ दिया है। तो वो जो एक उनके अंदर था खलिश थी कि लोग हमें बहुत मारते हैं, लोग हमें बहुत जलील करते हैं, हालांकि जब आप ऐसे लोगों का साथ देंगे जो मुस्तरद शुदा चेहरे हैं, जब आप मैंडेट ही चोरी करवा देंगे, तो लोग क्यों खुश होंगे, लोग नाराज ही होंगे। तो अब एक सोच में तब्दीली आई है, और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जुल्म और सितम है उसे रोकने के ऊपर गौर हो रहा है। अब ये खबरें अलग अलग जगह से चल रही हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे डायरेक्टली 2-3 लोगों ने फ़ोन करके कहा कि इमरान साहब, हम यकीन दिलाते हैं कि ये सिलसिले अब रुक जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत हुई है ये अब नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है। जब मैं ये होता हुआ देखूंगा ना, जब मुझे नजर आएगा कि जुल्म रुक गया है, तब मैं कहूंगा रुक गया। जब मुझे नजर आएगा कि जबर रुक गया, फसादियत रुक गई, तो रुक गई। मैं खुद से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बार बार धोखा खाया, और इस पाकिस्तान ने भी बार बार धोखा खाया। बार बार ये दावे किए गए कि पॉलिसी बदल गई, और पॉलिसी नहीं बदली।
اور مجھے تو ایک رات پہلے کوئی اور کہانی سنائی, اگلے دن میں گرفتار ہو گیا. میرے ساتھ تو یہ بھی ہوتا رہا کہ جناب پالیسی بدل گئی ہے, اب کوئی ظلم اور بربریت نہیں ہوگی, صبح مجھے اٹھا کے لے گئے پولیس والے. تو یہ اس لیے میں بھروسہ نہیں کر سکتا, میں انتظار کروں گا جب چیزیں تبدیل ہوں گی تو خود ہی نظر آ جائیں گی. فی الحال عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے, آج کے دن میں پھر علی امین گنڈا پور نے اور کچھ اور لوگوں نے ملنے کے لیے جانا ہے, فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہیں, کچھ لوگ اور بھی ہیں. تو ان کی طرح ملاقات ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں نارملائز ہوں, عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو, تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, ورنہ پھر میں نہیں سمجھتا. اچھا, جیسے ہی یہ خبر آ رہی ہے یا رپورٹ ہو رہی ہے, مسلم لیگ نون کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس صورتحال میں وہ دو چیزیں بہت تیزی سے کر رہے ہیں. نمبر ایک, انہوں نے بوٹ پالش کی رفتار میں اضافہ کر دیا ہے, دڑا دڑ تیز بوٹ پالش, تاکہ جو ہے وہ فوج کی گود ان کو زیادہ دیر تک میسر رہے. نمبر دو, پاکستان اور تحریک انصاف اور فوج کے درمیان لڑائی بھڑکانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اب 9 مئی کو اٹھائیں گے, یہ اٹھا وہ اٹھا, یہ کر, کچھ ایسے بیانات دے, کچھ ایسی چیزیں کر جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ فوج کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں کچھ کہیں تو اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کی پبلسٹی کی جائے. تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑا محتاط ہونا پڑے گا, کیونکہ پی ایم ایل این کبھی نہیں چاہے گی کہ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات نارملائز ہوں اور فوج اپنی آئینی حدود میں واپس جائے. دیکھیں, اگر فوج اپنی آئینی حدود میں واپس جائے گی تو پی ایم ایل این کی منجی ٹھک جائے گی. وجہ یہ ہے کہ ان کو اب وہ فوج سوٹ ہی نہیں کرتی جو آئینی حدود میں ہو. فوج اگر آئینی حدود میں گئی تو ان کو الیکشن کون جتوائے گا؟ ان کا تو بیڑے ہی گرک ہوا پڑا ہے, پبلک ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. انہوں نے کسان کا وہ حال کر دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کسان کا کم سے کم خرچہ 3200 روپیہ فی من ہوا ہے اور اس کو 2200 روپیہ فی من زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے. 1000 روپیہ کم سے کم نقصان ہے فی من کے اوپر. اب آپ اندازہ کریں کہ کسان بیچارہ کہاں کھڑا ہے. ہر شعبے میں انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. لوگ تو ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جتنی دیر لڑائی چل جائے اسٹیبلشمنٹ کی, فوج کی, پی ٹی آئی کے ساتھ, اتنا ان کا فائدہ ہے. ناظرین, ایک آخری بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب سے امریکہ اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخی بلندیاں چھو رہے ہیں. سعودی عرب ایک حوالے سے اور بھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت تعریف کی ہے محمد بن سلمان کی اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ ایک عظیم شخصیت ہیں. سعودی عرب خطے میں تنازعات کے حوالے سے اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. یہ آپ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے ایران سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, سعودی عرب کی لیڈرشپ نے. انہوں نے شام پر جو پابندیاں لگی ہیں ان کو بھی اٹھوایا امریکہ سے کہہ کر. یوکرین کے ساتھ جو امریکہ کا معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں بھی یہ بیچ میں آئے تھے. تو سعودی عرب کا رول بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن امید سب کو یہ ہے کہ اگر رول بڑا ہونا ہے تو غزہ کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں کوئی پائیدار حل نکالیں. اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو اسی دور میں ہو سکتا ہے. سب لوگ مل کر ساتھ دیں اور مل کر بات کریں, ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے لگائیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے آپ یہ کروا بھی سکتے ہیں اگر کوئی اچھا سلوشن نکل آئے تو. ورنہ اس نے بھی باقی صدروں کی طرح اسرائیل کا ہی ساتھ دینا ہے. لیکن آپ اگر کروانا چاہیں تو اپنے تعلقات کو استعمال کر کے فلسطینیوں کا بھلا کریں. اور اگر یہ کام ہو گیا تو دنیا کے اندر ایک خاص طور پہ اس خطے میں ایک امن قائم ہو سکتا ہے کہ اگر کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.